सभी को नमस्कार। हम चर्चा कर रहे हैं मार्क्स के चिंतन के जो विभिन्न आधार हैं उनके बारे में। इसमें हमने उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंध, इन तीन आधारों पर हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे उत्पादन की शक्तियाँ और उत्पादन की प्रणाली या उत्पादन के ढंग पर। पहले हम उत्पादन की शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। मार्क्स ने तार्किक आधार पर आर्थिक क्रियाओं से संबंधित दो पक्ष अर्थात उत्पादन के सामाजिक संबंध और उत्पादन की शक्तियों, इन दोनों के बीच जो अंतर है उसको स्पष्ट किया। उत्पादन के संबंध का तात्पर्य मुख्य रूप से उन दो संवर्गों के पारस्परिक संबंधों से है जिनमें से एक का उद्देश्य दूसरे पर अपने आर्थिक प्रभुत्व को बनाए रखना, अधिकाधिक लाभ प्राप्त करना और अपने से कमज़ोर वर्ग का शोषण करना है। दूसरी ओर उत्पादन की शक्तियाँ उन तत्वों और संबंधों को स्पष्ट करती हैं जिनके द्वारा कुछ विशेष मानवीय उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। इस दृष्टिकोण से मार्क्स तथा एंगल्स ने उत्पादन की शक्तियों के मुख्य रूप से कच्चे माल, जिसमें उन्होंने उन सभी पदार्थों और वस्तुओं को शामिल किया जिन्हें श्रम के द्वारा तैयार या पके माल में बदला जाता है, उत्पादन के साधन और साधनों के रूप में वे सारे उपकरण और मशीनें जिनका प्रयोग कच्चे माल को पक्के माल में बदलने के लिए किया जाता है, श्रम शक्ति अर्थात मानवीय श्रम जिसके द्वारा उत्पादन कार्य होता है, तथा उत्पादन के तकनीकी संबंध अर्थात श्रम का सामाजिक विभाजन, इन सब को सम्मिलित किया है। उत्पादन की शक्तियों को स्पष्ट करने के लिए मार्क्स ने यह बताया कि उत्पादन की शक्तियाँ ही इस बात का निर्धारण करती हैं कि मानव का प्रकृति पर कितना अधिक या कम नियंत्रण होगा। उत्पादन की शक्तियाँ जितनी उन्नत होती हैं, प्रकृति पर मानव का नियंत्रण उतना ही अधिक होता है। इस अर्थ में उत्पादन की शक्तियों का संबंध उन सभी भौतिक तरीकों और उपकरणों से है जिनके द्वारा उत्पादन किया जाता है। इस दृष्टिकोण से उत्पादन की शक्तियों में उत्पादन के विभिन्न साधनों के अतिरिक्त श्रम शक्ति, मशीनों का विकास, श्रम प्रक्रिया से संबंधित परिवर्तन, शक्ति के नए स्रोतों की खोज, श्रमिकों की आर्थिक व शैक्षणिक दशाएं तथा विभिन्न प्रकार के कौशल आदि को सम्मिलित किया है। मार्क्स ने यह भी बताया कि प्रौद्योगिकी, जनसंख्या संबंधी विशेषताएं तथा पारिस्थितिकी में अनचाहे परिवर्तन भी उत्पादन की प्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं, परंतु इस तरह के अनचाहे परिवर्तन उत्पादन प्रणाली को यकायक पुनर्गठित नहीं करते। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच शक्ति के संबंधों, प्रभुत्व की प्रकृति और सामाजिक संगठन के स्वरूप संघर्ष से ही पुनर्गठित होते हैं। इसका तात्पर्य है कि भौतिक जीवन में उत्पन्न होने वाला परिवर्तन मुख्य रूप से संघर्ष की दशा का ही परिणाम होता है। वास्तव में उत्पादन की जो भौतिक शक्तियां हैं उनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जैसा कि जनजातीय समाजों में देखा जाता है। इस तरह के परिवर्तन कुछ प्राकृतिक तथा पारिस्थितिकीय घटनाओं के कारण भी पैदा हो जाते हैं, जैसे नदियों का सूखना, जंगलों का कटाव। ये कुछ पारिस्थितिकी घटनाएं हैं जिनका परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद भी मनुष्य अपने अभावों को पूरा करने और जीवन को पहले से बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयत्न करता रहा है। इस निरंतर होने वाले संघर्ष से ही उत्पादन की नई नई शक्तियों का विकास संभव हो सका। इस प्रकार इससे स्पष्ट होता है कि उत्पादन की शक्तियों में होने वाला परिवर्तन कुछ बाहरी कारकों का परिणाम होता है। तार्किक आधार पर काम करना मनुष्य की एक सार्वभौमिक प्रेरणा रही है। इसी के कारण मनुष्य उत्पादन की नई शक्तियों को विकसित करके प्रकृति पर विजय पाने का प्रयास करता है। उत्पादन की शक्तियाँ ही प्राकृतिक पदार्थों को उपयोगी वस्तुओं और विनिमय मूल्यों में बदलती हैं। दूसरी बात यह है कि उत्पादन की शक्तियाँ ही विभिन्न व्यक्तियों और वर्गों के बीच कुछ विशेष प्रकार के उत्पादन संबंधों को नया रूप देती हैं।
इससे यह भी स्पष्ट होता है कि उत्पादन की शक्तियों की प्रकृति विकासशील होती है और जैसे जैसे मनुष्य के ज्ञान और प्रयत्नों में वृद्धि होती रहती है, उत्पादन की शक्तियाँ भी अपने नए रूप में विकसित होती रहती हैं। उत्पादन की शक्ति और उत्पादन संबंधों के बीच एक संघर्ष की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। जब उत्पादन संबंधों का उत्पादन शक्तियों से सामंजस्य नहीं रहता है, तब समाज क्रांति के युग में प्रवेश करता है और यह क्रांति वर्ग संघर्ष का परिणाम है, जो पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने तथा नई आर्थिक संरचना को स्थापित करने वाले व्यक्तियों के बीच होता है। आगे मार्क्स ने यह भी स्पष्ट किया कि उत्पादन की शक्तियों से संबंधित विभिन्न सामाजिक और आर्थिक संगठन या तो व्यक्ति की उत्पादक क्षमता में वृद्धि करते हैं या उसे हतोत्साहित करते हैं, अर्थात विपरीत दिशा में ले जाते हैं। इस तरह के संगठन मानव इतिहास की विशेषता रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन और विकास होना मानवीय इतिहास की एक सामान्य प्रक्रिया से संबंधित है। मानव विकास के आरंभिक काल से वर्तमान तक भौतिक उत्पादन की प्रक्रिया से संबंधित शक्तियाँ ही उत्पादन की शक्तियों के रूप में हमारे सामने आती हैं। इस तरह मार्क्स ने उत्पादन की शक्तियों की विवेचना विभिन्न मानवीय समाजों के एक लंबे इतिहास के आधार पर की और यह बताया कि उत्पादन की शक्तियों में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही पूंजीवाद के विकास में एकाएक वृद्धि हुई। एक पूंजीवादी समाज में उत्पादन की शक्तियों का रूप अपने से पहले के समाजों की तुलना में काफ़ी भिन्न होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में प्रकृति को नियंत्रित करने की मानवीय क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि बहुत कम प्रयत्नों के द्वारा ही मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने लगता है। यही कारण है कि पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन की शक्तियों में इस तरह परिवर्तन किया जाने लगा जिससे समाज का प्रभुत्वशाली वर्ग कमज़ोर वर्गों का शोषण कर सके। इस प्रकार से मार्क्स ने जो उत्पादन की विभिन्न शक्तियां हैं उनको समझाया और इस अवधारणा को कार्ल मार्क्स ने अपने जो विभिन्न सिद्धांत हैं उनमें काम में लिया। आगे हम चर्चा करते हैं उत्पादन की प्रणाली या उत्पादन के जो विभिन्न ढंग हैं उन पर। मार्क्स के अनुसार भौतिक इतिहास की विभिन्न अवस्थाएं इस रूप में एक दूसरे से भिन्न नहीं होती कि मनुष्य किन वस्तुओं का उत्पादन करता है, बल्कि इस रूप में भिन्न होती हैं कि जीवन निर्वाह के लिए हम विभिन्न प्रकार की भौतिक वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार और किन साधनों से करते हैं। मार्क्स ने उत्पादन की शक्तियों और साधनों जैसे कच्चा माल, भूमि, विभिन्न उपकरण और श्रम एवं उत्पादन के संबंध जैसे उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और इनके आधार पर बनने वाले सामाजिक संबंध, इन दोनों को उत्पादन प्रणाली के दो मुख्य पक्षों के रूप में स्पष्ट किया। उत्पादन की शक्तियाँ उत्पादन के संबंधों के रूप में उत्पादन के संबंधों के रूप का निर्धारण करती हैं, जबकि ये दोनों संयुक्त रूप से उत्पादन के ढंग की प्रकृति को स्पष्ट करती हैं। इस प्रकार उत्पादन की प्रणाली का संबंध उन सभी तरीकों से है जिनके द्वारा एक समाज के लोग अपने जीवन निर्वाह के साधनों का उत्पादन और वितरण करते हैं। इस अर्थ में उत्पादन के ढंग में होने वाला परिवर्तन भी ऐतिहासिक आधार पर विभिन्न व्यवस्थाओं के प्रादुर्भाव का आधारभूत कारण है। इसका तात्पर्य है कि उत्पादन के ढंग में परिवर्तन होने के फलस्वरूप ही सामंतवादी व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था के रूप में बदल गई और इसी के फलस्वरूप कुछ नए सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक संबंधों का विकास हुआ। इस संबंध में जो समाजशास्त्री बोटोमोर हैं उन्होंने लिखा है, उत्पादन प्रणाली से संबंधित एक प्रमुख तत्व यह है कि किस प्रकार अतिरिक्त उत्पादन में वृद्धि की जाए और कैसे उसके उपभोग को नियोजित किया जाए। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के ढंग को एक ऐसा रूप देने का प्रयत्न किया जाता है जिससे अतिरिक्त उत्पादन करके उसके द्वारा अतिरिक्त लाभ प्राप्त किया जा सके। यह अतिरिक्त उत्पादन श्रमिक वर्ग के शोषण द्वारा ही किया जाता है और इसका मूल्य श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी से कहीं अधिक होता है। उत्पादन की प्रणाली की जो प्रकृति है
उसको समझने के लिए यह ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक उत्पादन प्रणाली कुछ विशेष तरह के उत्पादन संबंधों को अभिव्यक्त करती है। अर्थात उत्पादन की प्रणाली और उत्पादन के संबंध दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये संबंध स्वाभाविक या आकस्मिक रूप से विकसित नहीं होते, बल्कि समाज का संपन्न और प्रभुत्वशाली वर्ग इन संबंधों को इस तरह से रखने का प्रयत्न करता है जिससे वह कामगारों से अतिरिक्त उत्पादन करवा सके। जैसे इसका उदाहरण दिया है, सामंतवादी युग में सामंत लोग अपने अर्धदास किसानों या जो कृषक मजदूर थे उन पर इस तरह अपना प्रभुत्व बनाए रखते थे जिससे वो उनके द्वारा पैदा किए जाने वाले अतिरिक्त उत्पादन पर भी अपना अधिकार रख सकें। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के ढंग में परिवर्तन होने से भौतिक वस्तुओं का अतिरिक्त उत्पादन करना पूंजीपति वर्ग का लक्ष्य बन गया और इसका उद्देश्य भी श्रमिकों की मेहनत के द्वारा अधिक से अधिक अतिरिक्त लाभ प्राप्त करना होता है। उत्पादन के ढंग से संबंधित उत्पादन की शक्तियाँ तथा उत्पादन संबंध निश्चित और स्थायी प्रकृति के नहीं होते। बहुत आरंभिक समय से इनमें परिवर्तन होता रहा है, लेकिन इसके बाद भी एक विशेष युग में उत्पादन की जो प्रणाली विद्यमान होती है उसी के अनुसार समाज के विभिन्न वर्गों की क्रय स्थिति का निर्धारण होता है। इस प्रकार मार्क्स ने उत्पादन की प्रणाली या उत्पादन के जो ढंग हैं उनको समझाया और ये जो महत्वपूर्ण आधार हैं इन सभी आधारों को कार्ल मार्क्स ने अपने जो विभिन्न सिद्धांत हैं, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य और सामाजिक परिवर्तन, इन सभी सिद्धांतों में इन अवधारणाओं को उन्होंने काम में लिया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।